आज हम केमिकल बॉन्डिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मोल कंसेप्ट सीरीज पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और जीओसी की सीरीज भी जल्द स्टार्ट की जाएगी। इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दिस इज पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फॉर केमिकल बॉन्डिंग। स्टार्ट करते हैं। आप पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ OCN-? देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये कि किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो अगर तो वो इतना स्टेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका ऑक्टेट टूटना नहीं चाहिए, मतलब एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में नहीं आने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं। जो ए ऑप्शन है वहाँ देखो, आपने कार्बन का ऑक्टेट तोड़ दिया है, उजाड़ दिया है। कार्बन के आपने 5-5 बॉन्ड बना दिए हैं और आप सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ इससे बुरा नहीं कर सकते हो, तो ये तो हाईली अनस्टेबल है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर सबके ऑक्टेट कंप्लीट है और किसी का भी ऑक्टेट अधूरा भी नहीं है। तो इनकी स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करेंगे? फॉर्मल चार्जेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करके। जो बी ऑप्शन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल चार्जेस आ रहे हैं और हमें पता है फॉर्मल चार्जेस जितने कम होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहती है, तो बी भी मोस्ट स्टेबल नहीं है। अब जब सी और डी को हमें कंपेयर करना है तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अक्रॉस द पीरियड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जब भी हम अक्रॉस द पीरियड चार्जेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा स्टेबल होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ NO3-1? देखो, ये ऑप्शन के अंदर तो आपने नाइट्रोजन का ऑक्टेट ही उजाड़ दिया है, तोड़ दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, 5-5 बॉन्ड बना दिया है और नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में आपने नाइट्रोजन का ऑक्टेट ही अधूरा छोड़ दिया, कंप्लीट ही नहीं किया है, केवल 3 ही बॉन्ड्स बना रखे हैं, इट मीन्स केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है और किसी का भी ऑक्टेट अधूरा भी नहीं है और ना ही आपने तोड़ा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट NO बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट इन HNO3? देखो, सबसे पहले तो हमने HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया। ये दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये लोन पेयर जाएगा यहाँ से यहाँ, टक टकाटक, तो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देते ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इतने अच्छे से लोन पेयर नहीं देगा या फिर ये इतने अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा रेजोनेंस के अंदर। इसीलिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन ये वाला बॉन्ड अलग होगा। इट मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज और आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम है। सबसे पहले तो निकालते हैं CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एटम है कार्बन का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 2 × 8, टोटल आ गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब सारे ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 7। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और एक के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो टोटल कितना हो गया? 22। सेकेंड में कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, -1 चार्ज है ओवरऑल, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो टोटल कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन के पास 7, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, -2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड किए गए हैं, टोटल आ गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। N3-, 3 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, एक एटम के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया गया है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 22। इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट? सबसे पहली चीज तो ये, जब भी क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा जाए, फॉल्स पूछा जाए, नॉट ट्रू पूछा जाए, तो उसको हमेशा इनसर्कल कर लो। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। देखो, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? Na+ है, Cl- है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आने की जरूरत है क्या अपना बॉन्ड बनाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए? नहीं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी अट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड के अंदर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
इट मीन्स आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। देन ऑप्शन बी, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अगर ये ऑर्बिटल्स सही डायरेक्शन से नहीं आके ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड नहीं बनता। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डायरेक्शनल नेचर जरूरी है। सेकंड वाला ऑप्शन भी सही दिया हुआ है, लेकिन हमें इनकरेक्ट चूज करना है, ध्यान रखना। देन ऑप्शन सी, मेटेलिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मेटेलिक बॉन्ड्स आखिर बनते कैसे हैं? जो न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे के चारों ओर उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो घूमते रहेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से मेटेलिक बॉन्ड बनता है। और हमने भी जस्ट देखा था आयनिक बॉन्ड्स के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ये गलत हो गया है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। बात क्लियर है? तो पार्ट 2 के अंदर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे।